22 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ होमवर्क भी था ना, कितने सम से होमवर्क के? 2 सम थे, दोनों किए, आंसर्स बताओ चलो। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा था पहले? होमवर्क 2 का अच्छा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल आंसर दे रहे हो तो इधर के ओ का कैलकुलेशन है बराबर, के ओ इज 11.66%, ठीक है। इसके बाद में कौन सा दिया था क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 भी टाइम पास था ना, ये भी होमवर्क का है, इसमें भी के ओ का कैलकुलेशन है, कितना परसेंट आ रहा है? 14%। चलो अभी थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होगा आज, तो उसमें सबसे पहले विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्लास वर्क का है, पेज नंबर इज 51। चलो अभी देखो क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ व्हाट इन ऑफ 30 lakhs, ठीक है। मतलब इनको कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है? वो 30 lakhs का है फॉर परचेजिंग व्हाट यू नो, परचेजिंग अ मशीन। इट हैज 16 lakhs इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स विच इज अवेलेबल फॉर व्हाट यू नो, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। मतलब ये 30 में से ऑलरेडी उनके पास कितना फंड्स अवेलेबल है? 16 lakhs, ठीक है। और वो भी कौन से फॉर्मेट में अवेलेबल है? रिटेन्ड अर्निंग्स। The following details are provided by the company. They want a debt equity mix of 1:2. मतलब ये क्या दिया है मालूम है? डेट इक्विटी रेशियो। अभी डेट इक्विटी रेशियो में डेट इज व्हाट यू नो, डेट इज 1/3 बरोबर है, और इक्विटी विल बी 2/3, ठीक है। तो ऐसा करके डेट और इक्विटी का अमाउंट मिल जाएगा। जो इक्विटी का अमाउंट आएगा उसके अंदर ऑलरेडी वी आर हैविंग व्हाट यू नो, रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स? वी आर हैविंग 16 lakhs, ठीक है। Then the current market price per share is what you know is 50. ये current market price मतलब ये P0 दिया हुआ है। Tax rate is what you know is 30%. Dividend payout as a percentage of what you know of earnings is what you know is 50%, ठीक है। मतलब ये लोग ने जो भी कमाया रहेगा उसका 50% क्या करेंगे? ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। आई थिंक वी आर गिवन द ईपीएस, जो अपने को देखो सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ ईपीएस? वी आर हैविंग 10। तो वो लोग ने जो 10 रुपए कमाया उसमें से कितना परसेंटेज वो लोग डिविडेंड में बांटेंगे? 50%, राइट। सो दिस विल गिव यू व्हाट यू नो, विल मींस इट विल गिव यू डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो डिविडेंड पर शेयर है ये D0 रहेगा कि D1 रहेगा? चलो D0 रहेगा कि D1 रहेगा? ये इट विल ऑलवेज बी D व्हाट यू नो, D0। मतलब जो भी तुम लोग को करंट डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ये हमेशा करंट डिविडेंड विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो, D0, ठीक है। तो D0 कैसे मिलेगा मालूम है अपने को? तुम लोग कुछ लिखना नहीं है, फिर मैं इसको सिस्टमेटिकली देता हूं। इट इज ईपीएस इंटू व्हाट यू नो, इंटू पे आउट रेशियो, राइट। सो व्हाट इज द ईपीएस वी आर हैविंग? ईपीएस इज व्हाट यू नो इज 10। पे आउट रेशियो कितना परसेंट है? 50%। दैट मीन्स D0 विल बी व्हाट यू नो, विल बी 5, ठीक है। चलो फिर हमको दिया हुआ है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड इज व्हाट यू नो इज 10%, और ये क्या दिया अपने को? G दिया हुआ है, राइट। कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो ये जो G रहेगा दैट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट यू नो, रिमेन कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, उधर बिफोर टैक्स को अंडरलाइन करो। कभी भी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दिया रहेगा मतलब दिस इज कूपन रेट। कौन सा रेट है? ये कूपन रेट है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम इसको मतलब इसमें से जब भी हम लोग केडी कैलकुलेट करेंगे तो हम 1 माइनस टैक्स लेते हैं, बरोबर है। सो केडी इज बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को 12% में से अपने को केडी निकालना है, और उसके बाद में जो 15% है उसमें से भी क्या निकालना है? केडी। यहां पे दिया है कि अप टू 6 lakhs जो है ये डेट अपने को मिल जाएगा 12% पे, और 6 lakhs के ऊपर अगर कुछ भी डेट रहेगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 15%, ओके। देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस assuming that the firm intends to maintain existing debt equity mix, ठीक है। मतलब ये जो 30 lakhs है ये कौन से प्रपोर्शन में डेट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, ये पूरा का पूरा अपने को कैलकुलेट करके देना है। उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ रेजिंग व्हाट यू नो, रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। देन सेकेंड है टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ व्हाट यू नो, ऑफ एडिशनल डेट, मतलब KD का कैलकुलेशन करना है, ओके। देन
to determine the cost of what, cost of retained earnings and the cost of what, cost of equity. मतलब के आर कैलकुलेट करना है एंड के ई कैलकुलेट करना है, ठीक है. टू कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ what, कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस. मतलब इसमें से अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, के ओ, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वैक, ठीक है. चलो नाउ फर्स्ट थिंग वी विल बी राइटिंग इज पैटर्न ऑफ raising एडिशनल, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस. सो फर्स्ट विल राइट हियर फंड्स रिक्वायर्ड. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज 30 lakhs. What will be the composition of this particular 30 lakhs? It is a mix of what, debt and what, debt and equity. तो उसमें जो debt है, debt will be 1/3, ठीक है, और जो equity रहेगा is going to be 2/3. So can you work out the debt का amount कितना आएगा, 10 lakhs, और इक्विटी का अमाउंट कितना आएगा, 20 lakhs. अब ये जो डेट है इसको वापस हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में. सो वी विल बी हैविंग डेट 1 एंड वी विल हैव डेट 2. डेट 1 का अमाउंट कितना रहेगा, 6 lakhs, और ये जो 6 lakhs है इसका कूपन रेट क्या रहेगा, 12%. फिर जो दूसरा अमाउंट रहेगा डेट 2, दैट विल बी हाउ मच, 4 lakhs, और इसका कूपन रेट कितना रहेगा, 15%. इक्विटी को भी ब्रेक करेंगे. इक्विटी इज गोइंग टू बी ब्रोकन अप इनटू व्हाट, इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज व्हाट इज 16 lakhs. तो नया इक्विटी कितना रेज करना पड़ेगा, 4 lakhs. चलो ये अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर व्हाट, नंबर 1. अब मुझे बताओ कि सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या बोला है वो लोग ने, टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ व्हाट, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, ठीक है. मतलब देखो क्या करने के लिए बोला है मालूम है, ये जो डेट 1 है ना, डेट 1 इसका निकलेगा KD1, ये जो डेट 2 है इसका निकलेगा KD2, और ये दोनों का एवरेज निकाल के हम निकालेंगे KD. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट KD, ठीक है. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है जो अपना थर्ड रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा KR, और यहां पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, KE, ठीक है. हाउ यू विल कैलकुलेट KE इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है ना अपने को, बराबर है. तो यहाँ पे देखो अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, EPS दिया है जिससे हम D0 निकाल सकते हैं, ग्रोथ रेट दिया है तो D0 से D1, ठीक है. फिर D1 अपॉन व्हाट, अपॉन P0, प्लस क्या यूज करेंगे, प्लस G. लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट KE, ठीक है. हाउ यू विल कैलकुलेट KR. कुछ भी नहीं बोला है, मतलब KE इज गोइंग टू बी इक्वल टू KR, ठीक है. तो एक ही बार अपने को खाली मतलब जैसे अपना KE कैलकुलेट हो जाएगा, KE इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू KR, ठीक है. सपोज अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ ब्रोकरेज का रेट दिया रहेगा या फिर कुछ पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिया रहेगा, देन द KE विल बी व्हाट, विल नॉट बी सेम एज KR. तो KR का कैलकुलेशन अलग से होएगा, ठीक है. चलो तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ KD1. चलो हाउ यू विल कैलकुलेट KD1 ये बताओ. डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर है. फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू एंड इट इज व्हाट, इट इज परपेचुअल डेट एंड इशू एट व्हाट, एट पार. सो वी कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट द KD. सो KD1 के लिए KD1 विल बी कूपन रेट माइनस टैक्स. सो 12% है इसका, 12% माइनस व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट, 30%.
So this will be 8.4%. Then it will be calculation of what you know of KD2. So KD2 will be equal to coupon rate minus tax. So 15 minus 30%, 10.50%. अब ये दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे? Is it going to be 8.4 plus 10.5 divided by 2? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि डेट का वैल्यू अलग अलग है. ठीक है, तो हमें कौन सा एवरेज यूज करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज. ठीक है, सो मैं फोर्थ कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं. कैलकुलेशन ऑफ weighted average cost of debt. This we will call it as what you know as KD. Sources, amount, KD and cost. चलो, सोर्स में आएगा डेट 1 एंड डेट 2. डेट 1 का अमाउंट कितना है? 6 lakhs. डेट 2 का अमाउंट है 4 lakhs. सो द टोटल डेट इज 10 lakhs. KD 1 है 8.4% एंड दिस इज 10.50%. टोटल 92,400. So KD will be 92,400 divided by 10 lakhs into क्या करेंगे? into 100. So this will be 9.24%. चलो, अभी पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट के आर कर सकते हैं कि पहले के ई कैलकुलेट करना पड़ेगा? के ई, एंड के ई विल बी इक्वल टू व्हाट? के आर. सो फिफ्थ कैलकुलेशन विल बी कैलकुलेशन ऑफ के ई. EPS which is given to us is 10. पे आउट रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, सो व्हाट इज द पे आउट रेशियो गिवन टू यू? 50%. सो D0 विल बी इक्वल टू EPS into पे आउट रेशियो, which will be 10 into 50%, that will be 5 rupees. इसके बाद हमको G दिया हुआ है. So what is G given? 10% or 0.10. पहले क्या निकालेंगे हम लोग? D1. So D0 into 1 plus G, so will be 5 into 1 plus 0.10, which will be 5.5. P0 दिया है क्या? चेक करो. हाउ मच इज P0? दैट इज गिवन 50 rupees. So KE will be D1 upon what you know upon P0 plus G. So 5.5 divided by 50 plus 0.10, 0.21 आ रहा है, which will be what percentage? 21%.
Point number 6. In absence of any other information, K will be equal to KR, which will be 21%. लास्ट कैलकुलेशन आएगा वैक का. कैलकुलेशन ऑफ वैक sources, amount, cost of capital and what you know and cost. Equity shares, amount है 4 lakhs. Retained earnings, retained earnings is 16 lakhs. Debt total is how much? 10 lakhs. ये सब मिला के क्या हो जाएगा? 30 lakhs. अच्छा, तुमको डेट 1 डेट 2 अलग अलग लिखना है तो उसका केडी भी अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एवरेज निकाला है. मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, यहाँ पे डेट लिख दिया है. ठीक है, चलो. नाउ इक्विटी शेयर यहाँ पे आएगा 21%, के आर ऑल्सो 21%, और डेट का एवरेज निकाला था हम लोग ने. $5,12,400. So 5,12,400 divided by 30 lakhs. 17.08%. देखो अभी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो होमवर्क कर लेना. सेम वैसा ही है. सिर्फ मेरे को 4th पॉइंट खाली रीड करके बताओ ना, उसमें क्या बोला है वो लोग ने. पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला है? द नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड. क्या बोला वो लोग ने? एक्सपेक्टेड डिविडेंड. मतलब D0 है कि D1 है? D1. तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दे दिया है? D1. ठीक है, तो खाली उसको अंडरलाइन करके वहां पे D1 लिख दो. रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज व्हाट यू नो इज सेम. फर्स्ट होमवर्क का फर्स्ट. चलो अभी वो KR वाले पे जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. पेज नंबर है 47. चलो थोड़ा सा डिबेट रहेगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने मर्जी से अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ करता है. ठीक है, तो मैं तुमको सब बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या क्या कर सकता है और हमें क्या करना है, ये भी मैं तुमको बता दूंगा. ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे वी आर गिवन द फेस वैल्यू ऑफ व्हाट यू नो ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज व्हाट यू नो इज 10, while the current market price is what you know is 200 per share. कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. मतलब हमें इंफॉर्मेशन किसका दिया है? न्यू प्रोजेक्ट का. ठीक है, सो द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इश्यू
एंड पार्शियली बाय व्हाट यू नो बाय रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। मतलब यहां पे कॉम्बिनेशन रहेगा, देयर इज गोइंग टू बी सम व्हाट यू नो सम पोर्शन विच इज गोइंग टू बी इन इक्विटी, सम पोर्शन इन व्हाट यू नो इन रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। You are required to calculate the cost of equity shares, मतलब KE, as well as what you know, as well as the cost of retained earnings. If the issue price will be 190 per share and the flotation cost will be what you know will be 5 per share, the dividend at the end of the first year is expected to be rupees 10 and the growth rate will be what you know will be 5%, ठीक है। मेरे को बताओ यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन व्हाट यू नो P0 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पे हमको इशू प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द इशू प्राइस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 190। अच्छा, लेकिन जब भी हम यहाँ पे इसको फ्रेश इशू के लिए जाएंगे तो इशू प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट प्रोसीड्स हियर, 190 माइनस 5 दैट इज गोइंग टू बी 185, ठीक है। दूसरा, हमको क्वेश्चन में D1 डायरेक्टली दे दिया हुआ है। सो व्हाट इज द D1 गिवन टू यू 10 एंड G इज ऑल्सो गिवन टू अस, ठीक है। तो KE तो एकदम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट विल डू द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इन ऑफ KE। सो फर्स्ट विल बी calculation of what in of KE. अभी इसके लिए गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं इश्यू प्राइस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इश्यू प्राइस। सो व्हाट इज द इश्यू प्राइस वी हैव 190, फ्लोटेशन कॉस्ट इज व्हाट यू नो इज 5। सो व्हाट विल बी द नेट प्रोसीड्स, 190 minus 5, which will be 185. Then we are also given what you know D1. तो D1 10 rupees है and G is also given to us 5%, which is going to be 0.05. तो KE कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, D1 अपॉन व्हाट यू नो अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस क्या आएगा, प्लस G। So this will give you 10 divided by what you know by 185 plus 0.05. $1041 बराबर है। So which is nothing but 10.41%. मुझे ये बताओ कि ये न्यू KE है कि ये ओल्ड KE है, न्यू KE, ठीक है। अगर सपोज हमें ओल्ड KE कैलकुलेट करना है, ओल्ड KE, ठीक है, तो ओल्ड KE हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, D1 अपॉन P0 लेंगे, उसमें D1 अपॉन P0 प्लस क्या करेंगे, प्लस G, ठीक है। तो खाली ऐसे मेरे को कैलकुलेटर पे खाली उसको कैलकुलेट करके बताओ। सो इट विल बी 10 अपॉन व्हाट यू नो अपॉन 200 प्लस 0.05, so it will come to what percent, 10%, ठीक है। so what is the cost of what you know cost of new equity, 10.41. what is the cost of what you know cost of old equity, तो कितना आएगा, 10%, ठीक है। अब मुझे बताओ हम KR क्या मतलब हम लोग यहाँ पे KR को क्या कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट यू नो कैलकुलेट KR। चलो, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स ओल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स है, लेकिन ये जो ओल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स है ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा है मालूम है, फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सो हम लोग को जब भी KR इज इक्वल टू KE, जब भी अगर मींस अगर अपने को लेना है, ठीक है, तो KR विल बी इक्वल टू विच KE, ओल्ड KE और न्यू KE। क्यों ओल्ड क्यों और न्यू क्यों नहीं, नहीं, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स, सबसे पहले अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन, वी हैव ओल्ड KE वर्सेस व्हाट यू नो वर्सेस न्यू KE, ठीक है। ये अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। अभी जो न्यू KE है ना, न्यू KE, इसमें जब भी हम लोग ने KE का कैलकुलेशन किया है तो हमने यहाँ पे नेट प्रोसीड्स लिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, नेट प्रोसीड्स, ठीक है।
जब भी हम ओल्ड के का कैलकुलेशन करेंगे, दिस विल बी कैलकुलेटेड एज पर व्हाट एज पर P0 एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ P0 200, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट है ना, वो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि तुम ये ले सकते हो, मतलब तुम क्या ले सकते हो, ओल्ड के तुम ले सकते हो, एंड ओल्ड के विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू KR, ठीक है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे ओल्ड के का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे हमें के का कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो D1 अपॉन व्हाट अपॉन P0 प्लस क्या करेंगे प्लस G, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 10 अपॉन व्हाट अपॉन 200 plus 0.05, so this will give you what 0.10, that is nothing but what percentage, 10%, ठीक है। so this is option number 1 that is allowed by what by the institute, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि जब भी तुम न्यू केई का कैलकुलेशन करोगे ना, न्यू केई का, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए इट इज, मतलब ये जो नेट प्रोसीड्स है ना उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट फॉर द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहां पे जब भी हम लोग ये न्यू के का कैलकुलेशन करेंगे, सो इट कैन नॉट बी 10.41। व्हाई इट कैन नॉट बी 10.41? क्योंकि 10.41 का कैलकुलेशन करने के टाइम पे हमने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस किया हुआ है, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट इज टेलिंग कि अगर तुम्हें न्यू के लेना है, इट कैन नॉट बी विथ व्हाट विद द नेट प्रोसीड, इट हैज टू बी विथ व्हाट विथ समथिंग कॉल्ड एज व्हाट इश्यू प्राइस, ठीक है। तो अगर सब मींस अगर हम यहां पे इश्यू प्राइस के हिसाब से अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पे के अपने को मिलेगा D1 अपॉन व्हाट अपॉन इश्यू प्राइस प्लस क्या करना पड़ेगा प्लस G। सो यहां पे D1 इज व्हाट इज 10 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस इज हाउ मच 190 प्लस 0.05, 10.26%, ठीक है। मतलब अभी देखो तुम्हारे पास एक्चुअली दो ही चॉइस अवेलेबल है। कौन से दो चॉइस अवेलेबल है तुम्हारे पास? या तो 10% ले सकते हो, KR विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू 10%, और इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट 10.26%, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोर लॉजिकल आउट ऑफ द टू? ओल्ड वाला लेना कि नए वाला लेना? ओल्ड के ही, ठीक है। अजम्पशन अगर तुम लोग ले रहे हो ओल्ड के ही, मींस यू आर अज्यूमिंग कि उनका जो एक्सपेक्टेशन जो है, ठीक है, वो नए प्रोजेक्ट में से भी कितना रहेगा मालूम है, 10%, ठीक है। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि 10.26% है, मतलब नए प्रोजेक्ट में ओल्ड एक्सपेक्टेशन आएगा कि नए प्रोजेक्ट में नया एक्सपेक्टेशन आएगा? नया एक्सपेक्टेशन आएगा, ठीक है। दैट मींस अगर अपने पास ये इश्यू प्राइस का अगर अपने पास ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता, तो हम ये ओल्ड के कैलकुलेट करके ओल्ड के विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू KR, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें वो लोग ने ओल्ड के लिया हुआ है। क्या लिया है वो लोग ने? ओल्ड के। लेकिन अब इसके बाद जब भी हम एक क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन में सेम डिटेल्स है, लेकिन वहां पे वो लोग ने न्यू के लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? न्यू के। अच्छा, न्यू के मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर किया है कि फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया है? नहीं किया है, राइट। दैट मींस इंस्टीट्यूट ही बोल रहा है कि तुम ओल्ड के भी ले सकते हो एज वेल एज व्हाट एज वेल एज न्यू के। माय ओपिनियन इज कि अगर तुम्हारा नया प्रोजेक्ट है तो तुम्हारा रिस्क जो है वो चेंज हो जाता है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन भी क्या हो जाएगा मालूम है, चेंज। सो दिस इज नॉट व्हाट नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट इज वैलिड अकॉर्डिंग टू मी इज व्हाट इज अ न्यू के। लेकिन जब भी तुम न्यू के का कैलकुलेशन करोगे, तो न्यू के इज ऑलवेज एज पर व्हाट एज पर द इश्यू प्राइस। व्हाई इट इज गोइंग टू बी एज पर द इश्यू प्राइस? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या नहीं एप्लीकेबल होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। सपोज अगर ये क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता था ना, तो तुम्हारा जो न्यू के है ना, न्यू के वही तुम्हारा KR हो जाता था। नहीं समझा ये? बराबर है। दैट मींस हाउ मेनी ऑप्शंस वी आर हैविंग फॉर KR? वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस, ठीक है। एक्चुअली 2 नहीं है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? ओल्ड के। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? न्यू के विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट एंड न्यू के with issue price का लिए, ठीक है। मतलब that is nothing but what without flotation cost, right? So how many options we are having? We are having actually 3 options for considering what considering the KR. So KR can be taken as what taken as 10%, और KR can be taken as what taken as 10.26%, ठीक है। पहले ना तुम लोग ये तीनों लिख लो, उसके बाद मैं तुमको नोट दे देता हूं कि हमें क्या करना है वो, ठीक है। ये के ही हो गया था, ये लिखो चलो।
चलो इधर मैंने नोट लिख दिया है दैट के आर कैन बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू ओल्ड के ई, और इट कैन बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू न्यू के ई विदाउट विदाउट द फ्लोटेशन कॉस्ट. ये याद रहेगा अभी. हाँ, ये आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. तो पहले है ना हम इसके पपलू क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे 3 क्वेश्चन, उससे पता चलेगा कि तुम कितना सुन रहे थे अच्छे से. ठीक है, चलो नोट लिख लिया तुम लोग ने ये वाला. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 16. 15 बाकी है ना अपना. 16 पे आ जाओ पहले, क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन में हो. सर एक सेकंड, वो सम हुआ नहीं सर. हाँ बेटा. सर सम कंप्लीट हुआ नहीं. हाँ बाकी है. चलो तुम लोग तब तक रीड करो क्वेश्चन नंबर 16. हो जाएगा तो बोला. सर डन सर. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर है अपना 49. चलो मैं रीड कर रहा हूं. द फॉलोइंग इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ आरबीटी लिमिटेड as on 31st of March 2016. Now we are given the capital structure मतलब बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड. अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, देन वी आर हैविंग 11% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 14% व्हाट डिबेंचर्स. ठीक है, वी आर गिवन बोथ बुक वैल्यू एज वेल एज एज वेल एज मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो क्या ये लोग रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू देने को भूल गए क्या? नहीं, तो रिटेन अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू नहीं होता है. इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, चलो देन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज इज 40 पर शेयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर. एक्सपेक्टेड दैट, बराबर है, मतलब D1 दिया हुआ है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर वुड बी वुड बी डिक्लेयर्ड. The dividend per share is expected to grow at a rate of 8% every year. ये क्या दिया हुआ है? G दिया हुआ है. Then income tax rate applicable to the company is 40% and the shareholders personal income tax rate is is 20%. ठीक है, तो अभी जैसे ही अपने को पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिया है, तो कैन यू टेल मी ये क्वेश्चन में के ई के आर सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा. ठीक है, ओके. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल. मतलब हमें के ई कैलकुलेट करना है, के आर कैलकुलेट करना है, के पी एंड के डी. ओके, चलो उसके बाद में बोला है यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स एंड अगेन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स. ठीक है, पहला दोनों इजी है, थर्ड वाले में थोड़ा अपने को डिस्कशन लगेगा. ठीक है, चलो अभी इसके अंदर देखो 1 by 1 विल बी फर्स्ट डूइंग द कैलकुलेशन. सो फर्स्ट आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ के. नाउ के के लिए व्हाट एंड ऑल इज गिवन टू अस. तो पहले तो P0 दे दिया है. सो व्हाट इज P0? 40. फिर D1 दिया हुआ है. सो D1 इज हाउ मच? 4. G इज इक्वल टू 8%, 0.08. चलो फिर के ई कैलकुलेट करेंगे. के विल बी इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G. सो 4 डिवाइडेड बाय 40, 0.18, which is 18%. सेकेंड आएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑफ के आर.
चलो के आर के लिए बेस क्या लेना पड़ेगा, के। सो के आर विल बी के इंटू 1 माइनस पी टी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पी टी। व्हाट इज इज पी टी, पर्सनल इनकम टैक्स रेट। सो दिस विल बी 18 इंटू 1 माइनस पी टी। पर्सनल इनकम टैक्स रेट कितना है, 20%। 0.20, 14.4%। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इन ऑफ केपी। क्या आएगा बोलो केपी में, सी आर इज इक्वल टू व्हाट, केपी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बरोबर है, मार्केट वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू मींस द मार्केट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फेस वैल्यू, बरोबर है। अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है, कूपन रेट है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू केपी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर केपी इज इक्वल टू CR, that is coupon rate, which will be equal to 11%. Calculation of KD. चलो KD में भी कोई भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ अपने को, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, CR माइनस टैक्स। सो KD इज इक्वल टू कूपन रेट माइनस व्हाट माइनस टैक्स। और ये सब याद है ना तुम लोग को। सो व्हाट इज द कूपन रेट वी आर हैविंग, 14% माइनस टैक्स रेट 40%, 8.4। ये तो इजी है। कैलकुलेशन ऑफ वैक, KO using book value weights. Sources, book value, cost of capital and cost। 4 सोर्स है। इक्विटी शेयर्स, बुक वैल्यू इज 50 lakhs, देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका बुक वैल्यू है 13 lakhs, देन वी हैव 11% प्रेफरेंस शेयर्स। 11% प्रेफरेंस शेयर्स का बुक वैल्यू इज व्हाट इज 7 lakhs, एंड वी हैव 14% डिबेंचर्स। ये है 30 lakhs। कितना है, चलो 1 CR हो गया तुम्हारा बुक वैल्यू का टोटल। इक्विटी शेयर कितना था, 18%, 14.4%, 11%, 8.4%। 14 लाख 16,200। तो ये तो वैक 14,16,200 divided by 1 crore into 100, so it will be 14.16%। ठीक है, 162 भी लिख सकते हो, इट इज ओके। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, ये बहुत सिंपल था। मार्केट वैल्यू में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा तो बोलो।
ये मैं नेक्स्ट वीक से तुम्हारा 1 बजे बोल दिया है, 1 o'clock. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लाइक दिस. 1 to 4 पहला 4 दिन का बात कर रहा हूँ. 1 to 4 विल बी कॉस्टिंग एंड आई वांट टू टेक 5 to 9. तो चलेगा वो तुम लोगों को, क्योंकि ना मेरे को टॉपिक बीच में नहीं छोड़ना है. सो आई वांट टू कंप्लीट इट. तो 5 to 9 रखे, बीच में ब्रेक दे दूंगा मैं. हाँ, चलो कैलकुलेशन ऑफ वैक. Using market value weights. Sources, calculations, market value, cost of capital and cost. अभी देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में क्या इश्यू है. सी सोर्सेज में फर्स्ट वी आर हैविंग व्हाट यू नो इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ जरा कितना है. 18% है. ठीक है, लेकिन यहां पे ना रिटेन्ड अर्निंग्स भी लेना पड़ेगा. क्यों मालूम है? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स एंड केई बोथ आर नॉट सेम. ठीक है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स हमने अभी अलग से कैलकुलेट किया है. व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट? 14 पॉइंट क्या आएगा? 4%. ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग है, दैट मीन्स कि तुम है ना डायरेक्टली वो जो 1 crore 5 lakh दिख रहा है तुमको मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, उसके ऊपर तुम डायरेक्टली 18% अप्लाई नहीं कर सकते हो. ना ही तुम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हो? 14.4%. ठीक है, सो इंस्टीट्यूट क्या करता है मालूम है? इंस्टीट्यूट है ना उसको बुक वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देता है. दैट मींस वी हैव टू डिवाइड द व्हाट यू नो टोटल मार्केट वैल्यू इन द रेशियो ऑफ व्हाट यू नो रेशियो ऑफ द बुक वैल्यू. राइट, सो व्हाट इज द बुक वैल्यू वी आर हैविंग? 50 lakhs and what you know and 13 lakhs. So can I say that the market value will also be divided in the ratio of what you know ratio of 50:13. बराबर है, ये रेशियो में हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड करेंगे. राइट, सो यहां पे कैलकुलेशन में आएगा तुम्हारा 1 crore 5 lakhs into 50 divided by 63. एक मिनट, आराम से 83 लाख. ठीक है, चलो 83,33,333. वो 0.33 वो सब छुट्टे का मगज मारे जाने दो. ठीक है, सो इधर आएगा 83,33,333 विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट यू नो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. बोल, बुक वैल्यू चेक करना. बुक वैल्यू कितना इक्विटी का? 50 lakhs है, और रिटेन्ड अर्निंग्स का बुक वैल्यू कितना है? 13 lakhs. ठीक है, तो 50:13 का रेशियो लिया है, तो उसके अंदर से इक्विटी का कॉम्पोजिशन कितना आएगा? 50/63 आएगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉम्पोजिशन क्या आएगा? 13/63. कितना? 667. ये चलो समझा गया ये वाला पार्ट. हाँ, बाकी का तो वैसे ही रहेगा. बाकी का तुमको प्रेफरेंस शेयर्स का क्या दिया हुआ है? $9 lakhs and 36 lakhs. ये 11% है, और ये हाँ, वो भी अपन ले सकते हैं. इसके बाद आता हूँ मैं उसके ऊपर. उसके अंदर अपने को टोटल में लेना पड़ेगा. हाँ, तो उसके बाद मैं आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ. अभी हमने जो लिया है वो बुक वैल्यू के हिसाब से लिया है, उसके बाद हम लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी जा सकते हैं.
हाँ ये ऑलरेडी इशूड है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है ना अपना, उसके अंदर बोला है कि अपने को बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से लेना है। तो ऑप्शन नंबर 1 वो भी है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी मोर लॉजिकल, जो तू बोल रहा है वो। तो लेट मी कंप्लीट दिस, आई विल कम बैक टू दैट। चलो यहाँ पे पहले मुझे बताओ ये कितना आएगा। नहीं नहीं, इसका मार्केट वैल्यू बताओ ना पहले टोटल। 1,50,00,000 और कॉस्ट बताओ टोटल। 22 लाख 13,400। WAC KO is 22,13,400 divided by into 100। हाँ ठीक है, जब 3 ही आ रहा है क्या खाली, तो ले लो 756। 14.756%। चलो अभी है ना, ये सेम क्वेश्चन में जो उसने बोला ना वो भी बरोबर है। दैट मीन्स के क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू दे दिया है, वी कैन ऑल्सो गो विद व्हाट यू नो, गो विद द KP का कैलकुलेशन सेपरेटली एज पर व्हाट यू नो, एज पर ऑलरेडी इशूड। वी कैन ऑल्सो गो विद व्हाट यू नो, विद KD का कैलकुलेशन सेपरेटली एज पर व्हाट यू नो, एज पर ऑलरेडी इशूड। ये दोनों सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बट द सेकंड सॉल्यूशन इज मोर लॉजिकल, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है वो लोग ने, मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो राइट डाउन ऑल्टरनेटिवली वो भी राइट है, इंस्टीट्यूट ने दोनों दिया हुआ है, इसके लिए मैंने बोला है थोड़ा सा डिबेटेबल एरिया है ये। हाँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी कर रहा है इसके अंदर। सो व्हाट इज मोर एक्यूरेट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, क्योंकि मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। सो व्हाट वी शुड बी कंसिडरिंग इज व्हाट यू नो इज ऑलरेडी इशूड। ठीक है, चलो ऑल्टरनेटिवली नहीं सब पूरा होएगा चेंज। मतलब देखो ऑल्टरनेटिवली में मेरे को बताओ के ही चेंज होएगा क्या, पहले ये बताओ। So KE is going to remain what you know, remain same, no change in what you know in KE। तो KE हम लोग ने जो पहले कैलकुलेट किया तो कितना परसेंटेज था, 18%। तो ये वाला कैलकुलेशन चेंज नहीं होएगा। उसके बाद में KR ये भी चेंज नहीं होएगा। सो दिस विल ऑल्सो रिमेन what you know 14.4%। ठीक है, बट नाउ द थर्ड कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ what you know ऑफ KP। अच्छा यही क्वेश्चन में मैं दोनों करवा रहा हूं, उसके बाद अपन सेकेंड ही करेंगे। हाँ ठीक है, चलो अभी कैलकुलेशन ऑफ KP में मुझे बताओ, KP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग। सो इट विल बी प्रेफरेंस व्हाट यू नो, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन व्हाट यू नो, अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। व्हाई आर वी यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर व्हाट यू नो आर परपेचुअल। ठीक है, क्योंकि रिडम्पशन का कोई भी डिटेल्स अपने को दिया हुआ नहीं है। सो विल बी व्हाट यू नो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अभी यहाँ पे है ना पर शेयर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ किस में लेना पड़ेगा, टोटल। सो व्हाट विल बी द टोटल प्रेफरेंस, ये अपने को जो डिविडेंड मिलेगा, इट विल बी 7 लाख इंटू 11%। अच्छा ये क्यों 7 लाख इंटू 11% लिया, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे ही आएगा। सो इट विल बी 7 लाख इंटू व्हाट यू नो, इंटू 11%, बट दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट यू नो, बाय 9 लाख। So this will be 77,000 divided by क्या आएगा, 9 lakhs। कितना रहा, 8 पॉइंट। चलो दिस विल बिकम नाउ 8.56%। तो पहले का जो सॉल्यूशन है उसमें 11% है, ये वाले सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 8.56। वैसे तुम्हारा KD भी चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट यू नो ऑफ KD कौन सा डेट है ये बताओ। चलो पहले
परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल डेट है और उसके अंदर जो ये ऑलरेडी इश्यूड अगर हम लोग लेंगे देन व्हाट इज द फॉर्मूला वी विल हैव टू यूज? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन क्या आएगा? अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू के ऊपर। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू वी हैव? 30 lakhs इंटू 14%, 1 माइनस टैक्स देना है। व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी? 40%। दिस विल बी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू? 36 lakhs। किधर है? 7। चलो, दिस विल बी 7%। चलो, तुमको समझा क्या क्या चेंजेस हुआ वो, ठीक है। व्हाट इज मोर लॉजिकल मेरे को बताओ जरा। सेकेंड वाला मार्केट वैल्यू वाला इज मोर लॉजिकल। अभी मेरे को वापस से रीकैलकुलेट करके दो दोनों। दैट मीन्स वैक एज पर व्हाट इन एज पर बुक वैल्यू एंड वैक एज पर व्हाट इन एज पर मार्केट वैल्यू वेट्स। फाइनल आंसर दे देना मेरे को। तुम एग्जाम में क्या करके आओगे? फर्स्ट वाला करके आओगे कि सेकेंड वाला? हाँ, लेकिन फर्स्ट वाला सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, लेकिन वो मतलब वो दैट इज नॉट मोर अप्रोप्रिएट। सेकेंड वन इज मोर अप्रोप्रिएट। $30 लाख फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही जाएगा। ऐसे थोड़ी ना मार्केट वैल्यू चेंज होएगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। द इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द फेस वैल्यू ओनली। सो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द डिबेंचर? 30 lakhs। मतलब फेस वैल्यू कितना है? 30 lakhs है। इंटरेस्ट तो 30 lakhs के ऊपर ही आएगा। इसके लिए 30 lakhs इंटू 14% इज इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करने का अपने को। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे मिलेगा? 30 lakhs का 14% विल गिव यू टोटल इंटरेस्ट। अभी तक सब कुछ हम पर डिबेंचर कर रहे थे ना, तो पर डिबेंचर का फेस वैल्यू वाज मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे पर डिबेंचर का फेस वैल्यू नहीं दिया, तो टोटल फेस वैल्यू दिया है। तो 30 lakhs इंटू क्या करेंगे? इंटू 14%, तो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल में करो कि पर डिबेंचर में करो, आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली। बुक वैल्यू का कितना है? 14 पॉइंट
14.27 के बाद कुछ रहेगा तो एक मिथ 5 रहेगा तो उसको बढ़ा दे। एटीनथ हुआ है ना अपना, 18 19 दोनों हो गया रहेगा। 20th भी हुआ ना। अभी दो बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक बड़ा अभी करते हैं। $14.2736 है तो 14.27 आएगा। चलो अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसका भी फ्रेमिंग बरोबर नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है बट द फ्रेमिंग इज नॉट प्रॉपर, बट वी विल हैव टू डू इट। हुआ ये वाला हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 70 उसको स्टार मार्क करो। सिक्सटीन 17 ना, दोनों के फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है। चलो हो जाएगा तो बोला। हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। अभी जरा अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। नाउ सी हियर, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू एंड व्हाट यू नो एंड मार्केट वैल्यू वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 सोर्सेज है देखो, इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है और लास्ट में क्या दिया हुआ है? डिबेंचर। दोनों का बुक वैल्यू दिया है और दोनों का क्या दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू। ठीक है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें इक्विटी दिया हुआ है, इक्विटी। Now equity shares are quoted at 130 per share. Now what is this 130 rupees? ये P0 है, क्या ये? P0. And a new issue is priced at 125 per share, will be fully subscribed and the flotation cost will be what you know, will be 5 per share. ठीक है, तो मेरे को बताओ ये जो इक्विटी शेयर है इसको हम न्यू इशू मानेंगे कि ऑलरेडी इशूड मानेंगे? चलो मैंने इसके लिए बोला थोड़ा फ्रेमिंग इशू है इसके अंदर। ठीक है, सो इज दिस न्यू इशू और इट इज ऑलरेडी इशूड?
क्योंकि क्वेश्चन में तो मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिया है और जब भी हम ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि ये न्यू इश्यू प्राइस है ये, ठीक है, मतलब इट इज नॉट ऑलरेडी इश्यूड, इट इज व्हाट इट इज अ न्यू इश्यू, ठीक है। और न्यू इश्यू होने के बाद जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो मार्केट वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज व्हाट इज 5 रुपीज तो याद रखना कि जब भी अपने को फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, दैट मींस इट इज ऑलवेज व्हाट इन ऑलवेज न्यू इश्यू, ठीक है। अभी आगे जाके और एक क्वेश्चन है जिसमें भी तुमको लगेगा कि ये न्यू इश्यू है कि ऑलरेडी इश्यूड है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अभी ना क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व नहीं कर रहे, खाली मैं तुमको रीड करके दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 15 में ना पहले अपने को बुक वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल बुक वैल्यू गिवन टू यू? नहीं, टोटल बुक वैल्यू कितना है? 10 lakhs। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट खाली रीड करेंगे, 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार हैज 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 years of what 10 years of maturity. The market value or the market price per debenture is what is 105, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें फ्रेश इश्यू लेना है कि ऑलरेडी इश्यूड लेना है? क्यों ऑलरेडी इश्यूड? मतलब यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा तो ऑलरेडी इश्यूड लेंगे कि फ्रेश इश्यू लेंगे? देखो क्वेश्चन में अपने को है ना फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी अपने को यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट एज वेल एज व्हाट इन एज वेल एज मार्केट प्राइस बोथ आर गिवन, इट इज ऑलवेज व्हाट इन ऑलवेज फ्रेश इश्यू, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी अपने को क्या लेना पड़ेगा मालूम है? फ्रेश इश्यू, राइट। अच्छा, ये फ्रेश इश्यू होने के बाद जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये भी तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ओके। नाउ कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। यहां पे तुमको दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड द न्यू इश्यू इज प्राइस्ड एट व्हाट एट 125 पर शेयर। इट इज गोइंग टू बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड। द फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी व्हाट विल बी 5 पर शेयर, ठीक है। सो कैन वी कैलकुलेट KE फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला विल यूज फॉर कैलकुलेटिंग KE? चलो उसके लिए D1 चाहिए पहले, ठीक है। तो D1 चाहिए अपने को। यहाँ पे नेट प्रोसीड्स दिया हुआ है। व्हाट इज द नेट प्रोसीड? नेट प्रोसीड विल बी 125 माइनस 5, मतलब 120 हो जाएगा। प्लस अगर कोई ग्रोथ का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम उसको भी क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें सेकेंड पॉइंट रीड करना है। तो सेकेंड पॉइंट में अपने को दिया हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years द डिविडेंड्स हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.60 टू 14.19। तो है ना अपने को लास्ट 5 years का डिटेल दिया हुआ है। 5 साल में क्या हुआ है मालूम है? तुम्हारा जो डिविडेंड है ना वो 10.60 से ग्रो होके इट हैज बिकम 14.19, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो डिविडेंड है ये कांस्टेंट है कि डिविडेंड ग्रो हुआ है? ग्रो हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी ग्रोथ रेट जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो भी ग्रोथ रेट यहाँ पे इन्वॉल्व है उसके लिए वो लोग ने बोला है कि वो स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। स्टेडीली इंक्रीज मतलब द ग्रोथ रेट इज व्हाट इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है दैट द डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट 15 पर शेयर। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेक्टेड डिविडेंड? मतलब D1। तो क्वेश्चन में D1 अलग से दे दिया अपने को, दैट इज हाउ मच दैट इज 15। अभी ये इंफॉर्मेशन है ना, यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, ठीक है ना। हाउ यू विल कैलकुलेट द ग्रोथ रेट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? क्यूमुलेटिव ग्रो हुआ है ये, हाँ, सिंपल, यहाँ पे सिंपल ग्रोथ नहीं है। दिस इज व्हाट दिस इज अ क्यूमुलेटिव ग्रोथ, ठीक है। देखो क्या करना पड़ेगा मालूम है? ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं हुआ है, बहुत सारे जगह पे ना वी विल हैव टू यूज व्हाट ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अभी ट्रायल एंड एरर मतलब हमें एक ग्रोथ रेट पहले फेंक के देखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ रेट इन्वॉल्व है कि नहीं है, ठीक है। सो लेट अस चेक कि अगर इसमें 5% इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है मालूम है? कैलकुलेटर पे टेक 10.60, यू टेक प्लस 5% 5 टाइम्स और चेक करोगे तुम्हारा कैलकुलेटर में क्या आंसर बैठ रहा है। तो सपोज अगर तुमने 5% से किया तो 10.60 प्लस 5% ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? 5 टाइम्स, ठीक है। और मुझे चेक करके बताओ कि तुम्हें क्या आंसर मिल रहा है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। 14.20, ठीक है।
चलो इधर अपने पास 14.9 है, 6% पे एक बार ट्राई करके बताओ। वन एट फाइव बराबर, तो 14.185 इज वेरी क्लोज टू व्हाट 14.19, ठीक है। अच्छा 14.20 भी क्लोज ही है, राइट। बट इंस्टीट्यूट ने ये लिया हुआ है, क्या परसेंटेज लिया वो लोग ने, 6%, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पे तुम्हारा जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड वो 10.60 से एवरी ईयर ग्रो हुआ है, बराबर है। कितने परसेंटेज से ग्रो हुआ है वो 6% से, तभी जाके तुम्हारा जो डिविडेंड है वो 10.60 से कितना दिखेगा, 14.19, राइट। सो इसका कंक्लूजन ये है कि क्योंकि तुम्हारा डिविडेंड का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट दैट इज व्हाट दैट इज इन्वॉल्वड ओवर ईयर, एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट दैट इज इन्वॉल्वड ओवर ईयर इज व्हाट इज 6%. हाउ डिड वी कैलकुलेट द 6% बाय यूजिंग विच मेथड ओवर ईयर, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक्सक्लूसिवली यूज करने वाले हैं, तो बहुत सारे जगह पे यूज होएगा ये, यहाँ पे भी हमने यूज किया है ट्रायल एंड एरर। मतलब तुम्हें जो है इंटरेस्ट रेट के एजम्पशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू चेक कि ये जो पर्टिकुलर रेट है ये तुम्हारा बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 6% के हिसाब से क्या हो रहा है मालूम है, 6% के हिसाब से 10.60 इज ग्रोइंग एवरी ईयर, एंड आफ्टर 5 years इट इज गोइंग टू बिकम 14.185। मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट इन्वॉल्व है दैट इज व्हाट दैट इज 6%, ठीक है। अब मेरे को बताओ केई का कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पे, D1 डिवाइडेड बाय P0 आएगा कि नेट प्रोसीड आएगा, क्योंकि P0 बोल रहे हो मतलब ऑलरेडी इश्यूड, बराबर है। नेट प्रोसीड्स बोल रहे हो मतलब फ्रेश इश्यू, बराबर है। ऑलरेडी इश्यूड, फ्रेश इश्यू, बराबर है। सो D1 विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट बाय नेट प्रोसीड प्लस क्या करना पड़ेगा, G, व्हाट इज द ग्रोथ रेट दैट इज इन्वॉल्वड ओवर ईयर इज 6%। ये तुम्हारा KE का कैलकुलेशन आएगा। कौन सा कैलकुलेशन, KE। डोंट राइट एनीथिंग, मैं पूरा दे रहा हूं तुमको, ठीक है। चलो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें KR कैसे कैलकुलेट करेंगे। KR के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। इज KR गोइंग टू बी इक्वल टू ओल्ड KE और न्यू KE विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। चलो क्या लेने का है, ओल्ड KE लेने का कि न्यू KE विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट लेने का, न्यू KE विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। देखो आज क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना पहला, ठीक है। उसके अंदर मैंने तुमको बोला ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अभी वो क्वेश्चन के अंदर है ना, वो लोग ने वहां पे इंस्टीट्यूट ने ओल्ड KE करके लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ओल्ड KE नहीं किया है, ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया मालूम है, न्यू KE विदाउट व्हाट विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो हम ये वाले क्वेश्चन के अंदर जब भी KR का कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द KR कंसिडरिंग व्हाट कंसिडरिंग न्यू KE, बट इट विल बी विदाउट व्हाट विदाउट द फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या आएगा बताओ जरा, D1 अपॉन इश्यू प्राइस प्लस G, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा KR, ठीक है। तो KE समझ गया पहले, KR समझा तुम लोग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला है। 15% प्रेफरेंस शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर, ठीक है। तो ये जो 105 है ना, 105 है, ये इश्यू प्राइस है। क्या दिया है ये, इश्यू प्राइस, ठीक है। तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या लेना पड़ेगा मालूम है, यहाँ पे न्यू इश्यू, एंड देयरफॉर यू विल हैव टू टेक द फॉर्मूला इज व्हाट इज प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, KP, ठीक है। तो KE हो गया, KR हो गया, KP हो गया, ठीक है। अभी दिमाग खराब होएगा, उसको स्टार मार्क करो डिबेंचर को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तुमने आज तक देखा नहीं है, इसके लिए दिमाग खराब होएगा। चलो पॉइंट नंबर 4 and 5 बोथ आर व्हाट बोथ आर को रिलेटेड। हाँ यश, ये 5% को बोल रहा अलग आंसर आ रहा था, तो ये रॉन्ग है ना। क्या आ रहा था यहाँ पे, तभी क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग, तो इसने बोला तभी मेरे को समझा। 13 पॉइंट कितना आ रहा है, 5.3, तो ये तो दूर दूर तक नहीं है 5%, तो कौन सा वाला परसेंटेज बैठेगा इधर, 6% बैठेगा। हाँ चलो अभी KD का समझो जरा, अच्छे से समझना क्या दिया हुआ है। द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 year 15% डिबेंचर्स
but the yield on the debentures of similar maturity and risk class is 16%. Flotation cost is what you know is 2%. ठीक है. Corporate tax rate is what you know is 35%. Ignore the dividend tax. Flotation cost would be calculated on what you know on the face value. Underline करो the face value को. ना अंडरस्टैंड, पहले मैं जो तुमको बता रहा हूं पहले उसका मतलब समझो तुम लोग. देखो, सपोज तुमको डिबेंचर बाय करते हो 100 रुपीज का. ठीक है. व्हाट इज दिस 100 रुपीज पहले बताओ. फेस वैल्यू. सपोज यू इन्वेस्ट 100 रुपीज, राइट. एंड सपोज यहां पे तुम्हारा जो कूपन रेट है ना, कूपन रेट वो 10% है. सो व्हाट विल बी योर इनकम, मेरे को बताओ जरा. 10 रुपीज आएगा बिकॉज कूपन रेट इज हाउ मच, यू नो, कूपन रेट इज 10%. ठीक है. अच्छा, अभी ये है ना, तुमको तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पहले, राइट. यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज and if you are going to get interest of what, you know, interest of 10 rupees, so what is your expectation out of this particular debenture? It is 10%. ठीक है. अभी है ना, तुमको इंटरेस्ट तो 10 रुपया ही चाहिए. ठीक है. लेकिन है ना, तुमको इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट मतलब योर एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन वो 10% नहीं चाहिए, वो 15% चाहिए तुमको. तो तुम कितना रेडी होगे इन्वेस्ट करने के लिए? कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है. तुम्हें 10 रुपया कमाने का है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन 10% है, तो तुम कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? 100 रुपया. बराबर है. अभी तुमको कमाना 10 रुपया है, लेकिन तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना बोल रहा हूं मैं अभी? 15%, राइट. हाउ मच यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट? 66.67. ठीक है. अच्छा, ये वाला पहले एग्जाम्पल समझा क्या तुम लोग को? ठीक है. ये जो है ना, ये 10% ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है, ये जो 15% है ये भी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है. ठीक है. जिसके एक्सपेक्टेशन 10% है वो 100 रुपए देने के लिए रेडी है. हाथ में 10 रुपए का नोट आएगा. ठीक है. हाथ में 10 रुपए का नोट चाहिए, लेकिन परसेंटेज एक्सपेक्टेशन कितना है तुम्हारा? 15%. यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट हाउ मच? यू नो, इन्वेस्ट 66.67. यहां तक समझाइए. ठीक है. अभी मैं ये पॉइंट रीड कर रहा हूं, अंडरस्टैंड दिस. देखो, द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 ईयर 15% डिबेंचर. मतलब कंपनी है ना, कंपनी ये जो नया डिबेंचर इश्यू करेगा ना, उसका फेस वैल्यू कितना दिया है अपने को? 100. ठीक है. अभी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया अपने को? 15%. मतलब ये कूपन रेट है. ये क्या है? कूपन रेट, राइट. तो हमारे हाथ में इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे को बताओ? 15 रुपीज विल बी दी व्हाट, यू नो, विल बी द इंटरेस्ट. ठीक है. But the yield on debentures of similar maturity and risk class is what you know is 16%. मतलब है ना, मार्केट में ना हाथ में तो 15 रुपया ही आ रहा है सबके, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन जो है ना वो 16% है. कितना परसेंट है? 16. दैट मीन्स वो लोग कितना रेडी होंगे इन्वेस्ट करने के लिए अगर तुम उनको 15 रुपीज इंटरेस्ट दोगे तो? 93.75. ठीक है. सो माई क्वेश्चन इज दैट कि तुम 15 रुपए इंटरेस्ट हाथ में देने वाले हो, लेकिन तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना परसेंट है मालूम है? 16%. हाउ मच यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट? 93.75. तुम 93.75 से ज्यादा पैसा नहीं दोगे. तो अगर मुझे ऐसा कोई डिबेंचर इशू करना है जिसमें तुम्हारे हाथ में 15 रुपीज आएगा, लेकिन तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा मालूम है? 16%. तो मुझे ये डिबेंचर तुम्हें कितने में इशू करना चाहिए? तो 93.75 में इशू करना चाहिए. सो 93.75 विल बिकम इशू प्राइस. इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, यू नो, इशू प्राइस. ठीक है. लेकिन जब भी मैं ये इशू प्राइस के लिए जाऊंगा तो मेरे को फ्लोटेशन कॉस्ट लगने वाला है. एंड व्हाट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट ओवर हियर? 2%. 2% ऑफ द फेस वैल्यू. सो यहां पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा, इट विल बी 100 इंटू व्हाट, यू नो, इंटू 2%. तो 2 रुपीज का फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट प्रोसीड्स ओवर हियर? सो 93.75 माइनस 2 रुपीज, 91.75. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड दिस इंफॉर्मेशन? तुम्हें वो यील्ड का मतलब समझा क्या था? ठीक है. तो दैट मीन्स के अगर कंपनी को डिबेंचर इशू करना है, तुम्हें इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में कितना चाहिए मालूम है? 15 रुपीज. लेकिन तुमको परसेंटेज 15 नहीं चाहिए, तुमको परसेंटेज कितना चाहिए? 16. सो हाउ मच यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी? 93.75. तो अगर मैंने 93.75 पे इशू नहीं किया, यू विल नॉट बी सब्सक्राइबिंग टू दी व्हाट, यू नो, टू द डिबेंचर्स. ठीक है. इसके लिए मेरे को जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? मेरे को इशू प्राइस क्या मेरे को प्लेस करना पड़ेगा?
आएगा 93.75। अब ये 93.75 के ऊपर अगर तुम 16% कमाओगे तो तुम्हारे हाथ में इंटरेस्ट कितना आएगा मालूम है? 15 रुपीज। ठीक है, अच्छा अभी कंपनी के हाथ में एक्चुअली में जो है 93.75 नहीं आएगा। 93.75 में कंपनी विल बी इनकरिंग व्हाट यू नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हाथ में पैसा कितना आएगा? खाली 91.75। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अभी पहले ये बताओ कि ये जो डिबेंचर्स है ये परपेचुअल डिबेंचर्स है कि रिडीमेबल है? कैसे पता चला? 11 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सो व्हाट विल बी द रिडम्पशन वैल्यू एट पार। ठीक है, चलो ये पूरा क्लियर है। पहले बताओ इक्विटी का क्लियर है, के आर का क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में हमने के पी देखा। ठीक है, के पी का भी क्लियर है तुमको। एंड व्हाट अबाउट के डी कैलकुलेशन इज ऑल्सो क्लियर। ये सब कुछ हो जाएगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू नो कैलकुलेट वैक। बरोबर है, 2 बार करना पड़ेगा। फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी एज पर बुक वैल्यू, सेकेंड इट विल बी एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मैं और एक चीज बोल रहा हूं, तुमको चेक करने का, तुमको समझ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पे के ई के आर दोनों सेम नहीं है। जब भी तुम मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाओगे तो तुम्हें वो इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू दिया है उसको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट यू नो एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। कौन से रेशियो में ब्रेक करोगे? सो बुक वैल्यू के रेशियो में। सो व्हाट इज द बुक वैल्यू वी आर हैविंग? 120:30। ये रेशियो में ब्रेक करना पड़ेगा। किसको मालूम है? मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ये चलो समझाइए, बोल। एक मिनट मैंने देख तभी भी बोला था, कुछ भी नहीं बोला रहेगा देन इट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द इश्यू प्राइस। क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला लिखा है कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होएगा। तो मेरा गलती है क्या इसमें? नहीं, बराबर है। तो यहां पे हम जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो किसके ऊपर लेंगे? फेस वैल्यू पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अभी। राइट डाउन। देखो मैंने इसके लिए क्या बोला था कि तुम बरोबर से सुन रहे हो कि नहीं, ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा। हाँ, चलो फर्स्ट आएगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आज जाके वापस से उसको कर लेना अच्छे से। हाँ, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, मैंने कल ही बता दिया था तुम लोग को कि आज थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट विल बी कैलकुलेशन ऑफ के। कैलकुलेशन ऑफ के में हमें है ना पहले जो जो दिया है वो हम लिख देंगे। सो P0 इज इक्वल टू व्हाट यू नो 130। इश्यू प्राइस विल बी 125। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5। So net proceeds will be 125 minus 5, 120. D1 भी दे दिया है। D1 कितना है? 15। इसी के अंदर लिखना कैलकुलेशन ऑफ व्हाट यू नो ऑफ G। by using trial and error method, देखो इसमें तो ना 6% बैठ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 6.25 भी हो, 6.15 भी हो, 6.05 भी हो, ऐसा कोई भी रेट हो सकता है। वो कैसे कैलकुलेट करने का, उसके लिए कैपिटल बजटिंग है। ठीक है, उसके अंदर सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट दी व्हाट यू नो कैलकुलेट द परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली था इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली तुमको करवा दिया है। बाय यूजिंग विच मेथड? ट्रायल एंड एरर। हाँ, सो इधर लिखो बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड at 6%, dividend will grow from 10.60 to 14.19 over 5 years. Therefore, G is equal to 6% or
0.06. चलो के का फॉर्मूला लगाओ इसमें. के विल बी D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस जी. 15 divided by 120 plus 0.06, 0.185, which is 18.5%. Second is calculation of KR. KR will be equal to D1 upon IP. What is IP? Issue price. Plus क्या करेंगे? Plus G. D1 कितना था? 15 divided by 125, 0.18, which is 18%. Calculation of what you know of KP. KP will be preference dividend upon net proceeds into 100. चलो यहाँ पे 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है. सो 100 इंटू व्हाट इज द कूपन रेट? 15% डिवाइडेड बाय 105. $15 divided by 105 into 100, 14.29%. Calculation of KD. इसके लिए एक नोट लिख लो पहले तुम लोग. कैलकुलेशन ऑफ केडी में इश्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट करने का उसका नोट लिखा रहा हूं मैं. ठीक है. सो व्हाट इज द इश्यू प्राइस? वी हैड गॉट 93 पॉइंट कितना था? 75. ये अपने को इश्यू प्राइस मिलेगा. ठीक है. हाँ. सो राइट डाउन डिबेंचर्स of 15%, debentures of 15% will give interest of 15 per debenture. Debentures of 15% will give interest of 15 per debenture. If our expected rate is 16%, if our expected rate is 16%, comma then if our expected rate is what? 16%, comma then investment in debentures, then investment in debentures will be done at 15 divided by 16%, which is equal to 93.75. नेक्स्ट लाइन में लिखो. Since debenture holders will pay 93.75 only, since debenture holders will pay 93.75 only, company will have to issue the debentures. Company will have to issue the debentures
at 93.75. At 93.75. Therefore, issue price is equal to 93.75. तो ये इश्यू प्राइस हो गया 93.75. FC फ्लोटेशन कॉस्ट स्टार मार्क करो, हाईलाइट करो, हाँ मतलब कुछ भी करके रखो क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर है. सो इट इज गोइंग टू बी फेस वैल्यू इनटू कितना परसेंटेज है 2%. सो 100 का 2% विच इज 2. So net proceeds will be 93.75 minus 2. 91 पॉइंट कितना आएगा 75. चलो ये सबसे पहले हम लोग ने निकाला. अभी डिबेंचर का फेस वैल्यू लिखो. फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100. कूपन रेट इज व्हाट 15%. 16 तो हमें कमाना रहेगा तो, लेकिन कंपनी का जो नाम रहेगा डिबेंचर है तो 15% ही आएगा. ठीक है. सो कूपन रेट इज व्हाट इज 15%. एन इज इक्वल टू 11 years. आरवी क्या आएगा? आरवी दिया नहीं है, मतलब एट पार. सो आरवी विल बी 100. क्या हुआ? रिडम्पशन का डिटेल्स नहीं दिया हुआ है. हाँ, सो इट विल बी रिडम्पशन एट पार. चलो फॉर्मूला यूज करो. देखो हमें 15 रुपया का इंटरेस्ट चाहिए बेटा. अभी 15 रुपीज का इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो 100 इंटू 15% है ये. तो तुझे वैल्यू 15 रुपीज चाहिए. ये 15 रुपीज जो भी तुझे चाहिए वो तेरा रिटर्न में 16% है. सो हाउ मच यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट? सो फॉर अर्निंग 15 रुपीज you want to earn 16% means you will be investing 93.75. तो हाथ में 15 रुपया आएगा, लेकिन परसेंटेज रिटर्न कितना रहेगा? 16%. ओनली इफ यू गिव 93.75 फॉर द डिबेंचर. तो उस तरीके से 93.75 आएगा. KD is equal to interest into 1 minus tax. RV minus NP upon N. $10.95%. अभी वैक कैलकुलेट करना है. कितनी बार कैलकुलेट करना है? 2 बार. ठीक है. पहली बार जब भी कैलकुलेट करेंगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे और वो बुक वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में. सेकंड टाइम जब भी करेंगे तभी मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू में वो इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स को ब्रेक करना पड़ेगा अपने को. ठीक है. कौन से रेशियो में ब्रेक करोगे? बुक वैल्यू, दैट इज 120:30. क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि KE एंड KR बोथ आर नॉट सेम, इसके लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा. तुम लोग बुक वैल्यू करो, मैं इधर मार्केट वैल्यू वेट्स का लिख रहा हूं वर्किंग.
आज के सारे क्वेश्चंस वापस रिवाइज करने हैं. Two crore into 120 divided by 150. $30 divided by 150. प्रेफरेंस शेयर्स का दे दिया है, बराबर है. ये मार्केट वैल्यू वाला है, बुक वैल्यू वाला. $17. इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स हम क्यों ले रहे हैं मार्केट वैल्यू में, क्यों ब्रेक कर रहे हैं, उसका आइडिया आ गया ना तुम लोगों को. बिकॉज व्हाट इज नॉट सेम, के ई एंड के आर बोथ आर नॉट सेम. हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसके लिए हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा. कौन से रेशियो में ब्रेक करेंगे? बुक वैल्यू के रेशियो में ब्रेक करेंगे. मेरे को एक ब्रेकअप दो ना पहले, ये इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स. $1,60,00,000, तो ये 40 आएगा.
17.51. चलो अभी इसके अंदर है ना और एक बड़ा सा क्वेश्चन बचा है, वो अपन कल ख़त्म करेंगे और ये ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 23 बड़ा है बहुत, वो भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है.